जय हिंद दोस्तों। हिलेरी क्लिंटन, हालांकि हिलेरी क्लिंटन का क्या नाम लेना, हमारे देश के अंदर भी एक बहुत कॉमन सी एक कहावत है कि अपने आंगन में कभी सांप नहीं पालने चाहिए। सांप या तो शिव के गले में अच्छे लगते हैं या फिर जंगल में अच्छे लगते हैं, घरों में सांप अच्छे नहीं लगते। आंगन में तो बिल्कुल भी नहीं, आंगन और घरों में सांप अच्छे नहीं लगते। यही काम हिलेरी क्लिंटन ने भी यही बात घुमा फिरा के कही और उसका भी एक क्रक्स यही था कि अपने आंगन में सांप नहीं पालने चाहिए। और ये बात भी उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए ही कही थी। अब हम आ जाते हैं फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी का एक खेल ये होता है दोस्तों कि फॉरेन पॉलिसी कभी भी समझ लीजिए उस समय पर, मतलब हमेशा दो पर्सपेक्टिव में की जा सकती है, पर्सपेक्टिव में डिसाइड होती है। एक पर्सपेक्टिव ये होता है जो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं और दूसरा पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म गोल्स वाला। अब ये टाइम टू टाइम डिपेंड करता है कि आपके शॉर्ट टर्म गोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं या लॉन्ग टर्म गोल। हर टाइम आप शॉर्ट टर्म गोल्स यानी अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं कर सकते और हर टाइम आप लॉन्ग टर्म सिचुएशंस के अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन यही तो एक बारीकी है, एक पारखी इंसान की ज़रूरत होती है जो ये डिसाइड कर पाए कि कब उसे शॉर्ट टर्म गोल्स पे टारगेट करना है और कब उसे लॉन्ग टर्म गोल्स पे टारगेट करना है। आज हम टॉपिक को इसी तरीके के टॉपिक को डिसाइड कर रहे हैं, फेलियर ऑफ पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी एंड विच अल्टीमेटली लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की विदेश नीति का फेलियर, विदेश नीति की जिसे कहते हैं असफलता, और जिसकी कारण आज के दिन पाकिस्तान जो है एक बर्बादी के कागार पर चल निकला है, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये देनी है मैंने आपको कि अगर आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपको NCERT का कंसेप्टर बैच, कंसेप्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और इसी को फोकस करते हुए हमने एक बैच लॉन्च किया है। इस बैच में आपको NCERT UPSC PSC लेवल की GS के अकॉर्डिंग पढ़ाई जाएगी और इस GS के अकॉर्डिंग जो NCERT पढ़ाई जाएगी उससे आप PT और किसी भी PCS और UPSC का PT और मेंस की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। रही बात फीस की, तो दोस्तों इस जीरो टू हीरो सीरीज़ की जो फीस है वो हम लोगों ने बहुत ही नॉमिनल रखी है, 500 रुपीज़ पर मंथ। रुपीज़ 500 पर मंथ की फीस है जो आपकी पॉकेट पे भारी नहीं पड़ेगी और कोई टेंशन होगी नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी आप इस मामले में डिस्कस करें और फ़ोन करें, हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको जल्दी से जल्दी इस मामले में अपने बैच में शामिल कर सकते हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं टॉपिक पे। टॉपिक है फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। असलियत में ये फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान अगर आप उठाकर देखें तो मोटे तौर पर अप्रॉक्सीमेट 1970s के करीब की बात है। 1970s के अंदर आप देखें तो वहाँ पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई थी और जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई तो उसके बाद ज़ियाउल हक को अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए अमेरिका की एक बात को मानना पड़ा और वो अमेरिका की बात मानकर पाकिस्तान को जिसे कहते हैं उन्होंने खड्डे में धकेल दिया। मामला क्या था? ये मामला था 1978 का और उस मामले को अगर आप देखें यहाँ पर तो एक तरफ ईरान के अंदर इरानियन रेवोल्यूशन हुआ था 1978 में। यहाँ ये सबसे इम्पॉर्टेंट सिचुएशन होती है, ये समझ लीजिएगा। 1978 में ईरान में इरानियन रेवोल्यूशन होती है और एंटी अमेरिका गवर्नमेंट यहाँ आकर बन जाती है। दूसरी तरफ यहाँ ये USSR होता था और USSR ये सारे जो सेंट्रल एशिया के ऊपर है दोस्तों, ये USSR का कब्जा होता था यहाँ पर, या ये सारे USSR का हिस्सा होते थे। कब्जा तो नहीं कहोगे, अपनी इच्छा से बने हुए थे, तो USSR का हिस्सा होते थे। और अफगानिस्तान के अंदर USSR ने कब्जा कर लिया, USSR कैप्चर्ड अफगानिस्तान, और ये बात है 1979 की, कैप्चर्ड अफगानिस्तान। और मज़े की बात यह है कि 1975 में USA वियतनाम वॉर हार कर बाहर भाग कर निकला था, वहाँ से बाहर भागा था। अब आप अंदाज़ा देखिए, USA लगभग 17-18 साल लंबी लड़ाई
वियतनाम में लड़ता है, अपने हजारों सैनिक मरवाता है और हार के, बहुत बुरी तरह हार के वियतनाम छोड़कर बाहर निकलता है। और उसे इस चीज का एक्सपीरियंस हो गया कि किसी भी देश के अंदर फेस टू फेस नहीं लड़ना है। और दूसरी तरफ वो अफगानिस्तान के अंदर जाकर एंटर कर जाता है। अफगानिस्तान के अंदर देखता है कि रशिया अंदर एंटर कर चुका है, क्या मुझे रशिया से लड़ना चाहिए? तो यूएसए यहां अफगानिस्तान में रशिया से फेस टू फेस लड़ने की सिचुएशन में नहीं है। ऐसे में अफगानिस्तान के अंदर प्रॉक्सी वॉर करने की तैयारी में है, क्योंकि यहां अगर ईरान का कब्जा है और ईरान के कब्जे को यहीं छोड़ दिया जाता है दोस्तों, ईरान के अगर कब्जे को यहीं छोड़ दिया जाता है और ये प्रो यूएसएसआर गवर्नमेंट बन चुकी है, तो अगला टारगेट पाकिस्तान, और पाकिस्तान का मतलब यूएसएसआर बिल्कुल सीधा अरेबियन सी और मिडल ईस्ट तक पहुंचेगा और अमेरिका को घेर कर खड़ा हो जाएगा। यह अमेरिका की सबसे बड़ी टेंशन थी। अमेरिका चाहता था अफगानिस्तान के अंदर ही यूएसएसआर को रोक लिया जाए। पाकिस्तान के अंदर उस टाइम पर जिया उल हक थे, जिया उल हक थे, और इस जिया उल हक की सबसे बड़ी खास बात यह थी कि ये मिलिट्री डिक्टेटर थे, और मिलिट्री डिक्टेटर होने के साथ साथ इनकी एक खास बात और थी कि इन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी लगवा दी थी। जुल्फिकार अली भुट्टो जो बेनजीर भुट्टो के दादा होते, वो पिताजी होते थे, उनको फांसी लगवा दी। अब एक एक्स प्रधानमंत्री को फांसी लगवा देने से पूरी दुनिया इनको अलग थलग कर चुकी है, जुल्फिकार अली भुट्टो को, सॉरी जिया उल हक को। और जिया उल हक जो है वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान के अंदर अपना एस्टेब्लिशमेंट चाहता है और इंटरनेशनल लेवल पर उसे एक सपोर्ट की जरूरत है। ये वो मोमेंट था जहां से पाकिस्तान का भविष्य डिसाइड होना था कि पाकिस्तान किस तरफ जाएगा, कहां जाएगा, और ये एक पॉलिटिशियन किस तरीके से एक पूरे के पूरे देश को बर्बादी के ऊपर धकेल देता है, यहां दिखाई देता है। पाकिस्तान में एक तो जिया उल हक को अपनी पोजीशन मजबूत करनी थी, दूसरा अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी दिखाना था कि किस तरीके से इकोनॉमिकली वो ताकतवर करके अपने देश को आगे बढ़ाए। और इसे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट की जरूरत थी, इसे एक साथ की जरूरत थी पाकिस्तान को। यहां पर इसे मिला अमेरिका। भाई इंडिया को भी ऑब्वियस सी बात है, इंडिया तो उस टाइम पर यूएसएसआर के पक्ष में था, तो अमेरिका वैसे ही इंडिया से खार खाए हुए था या नाराज था। यहां अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान जो पहले से ही प्रो अमेरिका था, उसको अमेरिका की सपोर्ट की जरूरत थी, और अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी कि अफगानिस्तान में कैसे ना कैसे करके यूएसएसआर को रोका जाए। यहां पाकिस्तान को या पाकिस्तान के अंदर अमेरिका ने एक प्लान बनाया, और वो प्लान ये था कि किसी भी तरीके से अफगानिस्तान के अंदर बिना एंट्री किए, अफगानिस्तान में बिना एंट्री किए किसी भी तरीके से उसको रोका जाए, यूएसएसआर को। तो दोस्तों यहां आपको ये मैप दिखाई दे रहा है। इस मैप में आपको दो चीजें मेन दिखाई दे रही हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं। एक तरफ अफगानिस्तान ये वाला, दूसरा पाकिस्तान, और इस अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में 1893 में खींची गई ये डूरंड लाइन। असलियत में ये डूरंड लाइन ब्रिटेन और अफगानिस्तान के बीच एक बॉर्डर लाइन थी कि इससे उधर वाला इलाका तुम्हारा, इधर वाला इलाका हमारा। एक रफ लाइन थी, बिल्कुल रफ लाइन। ऐसा कुछ नहीं था कि पक्की लाइन इस तरीके से थी कि इसको क्रॉस नहीं करोगे। पोरस बॉर्डर था, कोई भी इधर से उधर, उधर से इधर जा सकता था। लेकिन यह माना गया कि इस लाइन से इस तरफ तक ब्रिटिश एम्पायर है और उस तरफ, इस तरफ है ब्रिटिश एम्पायर और इस तरफ है क्या नाम है, अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान जो है एक बफर स्टेट रहेगा, यानी बीच का एक राज्य रहेगा, और उससे ऊपर था उस टाइम का रशिया। अब सवाल यह है, रशिया ने 1893 के अंदर आकर यह ट्रीटी क्यों करी? क्योंकि रशिया को एक दोस्त की जरूरत थी। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को चुन लिया था और रशिया को मना कर दिया था एक रीएश्योरेंस ट्रीटी के नाम पर कि हम आपसे दोस्ती नहीं रखना चाहते, गेट लॉस्ट।
अब जर्मनी ने क्लियर वर्ड्स में रशिया को कहा कि हमें आपसे दोस्ती नहीं रखनी, हमें ऑस्ट्रिया से दोस्ती रखनी है, ईस्टर्न क्वेश्चन और रशिया का इशू है, फिर कभी डिस्कशन करेंगे। उसी का असर था कि रशिया को ब्रिटेन से एक दोस्त के रूप में साथ चाहिए था और रशिया किसी भी सूरत में ब्रिटेन का साथ चाहता था, इसीलिए रशिया ने ब्रिटेन के साथ ये ट्रीटी करी। लेकिन दो यूरोपियन पावर्स ने ट्रीटी करी, लेकिन उन्होंने इस इलाके की किसी भी तरीके से ध्यान नहीं दिया और यहां जो ग्रीनिश इलाका है इसे पश्तून कहा गया। तो ये जो पूरी पॉपुलेशन है ये हो गई पश्तून पॉपुलेशन। पश्तून पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान में है और दूसरा बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में है। तो सोचकर देखिए, पाकिस्तान के अंदर ये इतना बड़ा हिस्सा कि इसे NWFP नाम का एक पूरा प्रोविंस कहा गया, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, इतना बड़ा इलाका जो पाकिस्तान के अंदर था। अब सवाल यह है, उसके बाद 1947 में हिंदुस्तान आजाद हो गया, पाकिस्तान बन गया और पाकिस्तान की नई गवर्नमेंट ने यह कहा कि हमारी और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो यही डूरंड लाइन है, यानी हम अफगानिस्तान के साथ रीनेगोशिएट नहीं करेंगे, जो इलाका हमारा है वो हमारा है, उस इलाके को हम नहीं छोड़ेंगे। और यही इलाका पाकिस्तान के लिए एक सरदर्द बन गया, क्योंकि पश्तून लोग भाई एक ही खून है, एक ही जाति है, एक ही सब कुछ है, रोटी बेटी का संबंध है, घर जैसा माहौल होता है, तो ऑब्वियस सी बात है आपस में हर चीज अगर एक जैसी है दोस्तों, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं मामला खराब है। तो यहां एक मैप अगर आप देखेंगे तो इसका पाकिस्तान के ऊपर ये पूरा इलाका जो है, ये पूरा इलाका जो है ये पाकिस्तान के ऊपर इस तरीके से दावा कर रहा है। सोचकर देखिए, इतना बड़ा ये पूरा इलाका पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के इलाके के अंदर यहां दावा किया जा रहा है कि ये पश्तूनिस्तान है, यानी ये पूरा इलाका पश्तून का है, जो अप्रॉक्सीमेट 40 से 50% के आसपास है। अब आप सोच कर देखिए, इतना बड़ा इलाका, और यही रीजन है कि बड़े या मोटे तौर पर इस इलाके को पश्तूनिस्तान का नाम देकर भी एक मूवमेंट चलाया जाता है। पश्तूनिस्तान का नाम देकर ही भी मूवमेंट चलाया जाता है। इस पश्तूनिस्तान में अफगानिस्तान के पश्तून भी अपने आप को शामिल करते हैं और पाकिस्तान के पश्तून भी अपने आप को शामिल करते हैं। यानी ये कहीं ना कहीं एक इमोशनल और एक एथनिक मूवमेंट हो गया, एक एथनिक मामला हो गया। इमोशनल मीन्स भावनात्मक, एथनिक मीन्स इनका पूरे तरीके से प्रजातीय मामला हो गया कि हम लोगों को एक पन्ने के ऊपर लाइन खींच के आप अलग नहीं कर सकते। यानी 1893 से आपने केसरी मूवी देखी होगी, केसरी, उस केसरी मूवी में भी यही है कि वो लोग जब हमला करते हैं उस ब्रिटिश पोस्ट पर, जिसमें हमारे 21 सिख जवान जो हैं वो 12,000 से भिड़ जाते हैं, तो वो जो 21 भिड़ते हैं तो उसके पीछे का लॉजिक समझिए। पश्तून ये कहते हैं कि ये इलाका हमारा है और सिख कहते हैं हमें तुम्हारे इलाके से मतलब नहीं है, ये चौकी हमारी है। इस वजह से उन्होंने हमला किया। जो भी उसका डिसीजन रहा वो एक अलग मैटर है, लेकिन सोचकर देखिए, पाकिस्तान के इतने बड़े इलाके को डिस्प्यूटेड इलाका बना दिया गया। और फिर पाकिस्तान, जैसे कहते हैं ना, पाकिस्तान की कुत्ते जैसी शक्ल तो है ही है, अब पीठ ही पूरी गायब हो गई तो कुत्ते का बिल्कुल अगला हिस्सा बचा और रीढ़ ही गायब हो गई। ये मामला है यहां पर। और जब ये सिचुएशन आई तो इसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए अब पाकिस्तान के लिए टेंशन्स क्रिएट हो रही हैं। क्या? यानी मोटे तौर पर जब आपके सामने वो जो नक्शा दिखाई दे रहा है, उस नक्शे को अगर आप मोटे तौर पर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा पाकिस्तान का जो इतना बड़ा इलाका, यानी सिंधु नदी के ऊपर वाला जितना भी इलाका है वो सारा पख्तूनिस्तान के फॉर्म में आ रहा है। अब डिस्प्यूट क्यों क्रिएट हो रहा है और पाकिस्तान के ऊपर तालिबान हमला क्यों कर रहा है, जबकि ये वही तालिबान है जो कि पाकिस्तान ये बार बार दावा करता है कि ये तो हमारे बिरादर हैं, ये तो हमारे भाईजान हैं।
तो सवाल क्या है या मामला क्या है? मामला यह है कि अफगानिस्तान के अंदर जब अमेरिका को 1979 में ऑपरेशंस के लिए जगह देने की बात की गई थी, तो उस दौरान असलियत में अमेरिका सीधा अफगानिस्तान में नहीं घुसा, बल्कि इस इलाके में रहने वाले ये जो पश्तून कबीलाई लोग हैं, इन पश्तून कबीलाई लोगों को उन्होंने कहा कि ये एक रिलीजियस वॉर है, ये एक वार फॉर इस्लाम है, यानी जिहाद है, जिहाद है। और मज़े की बात, अमेरिकन डिप्लोमेट्स ने घूम घूम कर ये कहा कि एक हाथ में कुरान है और एक हाथ में क्या नाम है, AK-47 है। AK-47 और कुरान का कॉम्बिनेशन उन्होंने तालिबान को, पश्तूनों को पकड़ा दिया। यहां पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी समझिए कि कितनी बेवकूफ़ाना फॉरेन पॉलिसी थी, कितनी बड़ी फॉरेन पॉलिसी थी, जो बेवकूफ़ों की तरह देश को बर्बाद करने पर तुल गई थी। फॉरेन पॉलिसी ये थी दोस्तों कि हम यहां इन पश्तूनों को हथियार पहुंचाकर अफगानिस्तान में एंट्री दिला देंगे, समझे, और अफगानिस्तान एक हमारा बैकयार्ड बन जाएगा, यानी जैसे हम चाहेंगे वैसे अफगानिस्तान हमें ढूंढे, मतलब हमारे वैसा अफगानिस्तान हमें मिल जाएगा। उनको यह समझ में नहीं आया कि आप अपने ही देश में खुद सरकारी पैट्रोनेज में एक ऐसा मिलिशिया कैसे खड़ा कर सकते हैं जिसके पास हथियार है, गोला बारूद है, पॉलिटिकल अप्रोच है और साथ साथ एक बड़ा इलाका दावा करने के लिए भी है। आप अपना कॉम्पिटिटर खड़ा कर रहे हैं। यही तो कारण है आप नेक्स्ट स्लाइड से कभी, हमारी कंट्री नेक्स्ट स्लाइड से कभी बात नहीं करती। हथियार डालो तो बात करेंगे। कश्मीर या किसी भी इंसर्जेंट ग्रुप से बात नहीं करती, सिर्फ एक सवाल, हथियार डालोगे तो बात करेंगे। यहां कई बार लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को, या बहुत से लोगों को ये पॉलिसी समझ में नहीं आती भारत सरकार की। भारत सरकार कोई भी हुई, चाहे एनडीए हुई, यूपीए हुई, कांग्रेस हुई, बीजेपी हुई, कोई भी सरकार हुई, एक पॉलिसी कॉमन है। ऐसे किसी भी ग्रुप से बात नहीं करेंगे जो हथियार लेके खड़ा हुआ है। हथियार सरेंडर करो, हथियार रखो, उसके बाद बात होगी। और सबसे बढ़िया बात तब होगी जब पॉलिटिकल उसके अंदर बातचीत, पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में आओगे, पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में आओगे तो सबसे बढ़िया बात होगी। और इसका बेस्ट एग्जांपल 24 जून को हुई, जो पाकिस्तान की JNK के जो लीडर्स हैं उनसे मीटिंग है, वो उसमें दिखाई दे रहा है। उससे पहले हुर्रियत से बात भी कर लेते थे, लेकिन हुर्रियत से बात कब होती थी, हथियार डाल दो। इस बार उससे बात ना करने का मैसेज क्या है कि पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में जो पार्टियां उनसे बात करेंगे, बाकी किसी से बात नहीं करेंगे। यही हाल आसाम के साथ था, यही हाल नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के अंदर जो भी इंसर्जेंट्स ग्रुप से सबके साथ था। सबको कुचला गया, खत्म किया गया। नक्सलिज्म में भी ऐसे ही किया जा रहा है। इंडियन गवर्नमेंट की स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी, ऐसे किसी ग्रुप से बात नहीं करनी जो हथियार उठाकर लड़ रहा है। पाकिस्तान ने यही किया। उसने तो बल्कि एक ऐसा ग्रुप बनाया या ऐसे ग्रुप्स बनाए जो अब हथियार उठा, उनको बनाए और उनको हथियार दिए और ये कहा जाके लड़ो। हथियार सिर्फ स्टेट के पास होना चाहिए, हथियार सिर्फ और सिर्फ राज्य के पास होना चाहिए। वायलेंस का राइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट के पास है, वो भी एज पर द लॉ, कानून के अनुसार। यहां पाकिस्तान ने यही किया, अपने ही घर के अंदर ऐसे ग्रुप्स बना लिए, उनको हथियार दे दिए, उनको हथियार बनाने की ट्रेनिंग दे दी कि आप लो और अफगानिस्तान के अंदर जिहाद करो। और घटिया सोच क्या कि वहां जिहाद ना करो तो थोड़ा बहुत जाके जम्मू कश्मीर में कर लो। नतीजा क्या हुआ, इन पश्तून लोगों के पास पहले हथियार नहीं थे, पहले गोला बारूद नहीं था, पहले ये लोग जिसे कहते हैं कि मिलिशिया या मिलिट्री एक्सरसाइजेज नहीं करते थे। लेकिन जब इनके पास हथियार हुआ, और खुद सोचकर देखिए, ऐसे लोगों को हथियार दिए जो कि बॉर्डर के दोनों तरफ हैं और तुम्हारा बॉर्डर ही नहीं मानते और आपके 40% इलाके पर दावा ठोकते हैं, इन पाकिस्तान जैसे बेवकूफों ने उन्हें हथियार पकड़ा दिए। अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि अफगानिस्तान के अंदर वॉर खत्म। 1979 के आसपास जो लड़ाई शुरू हुई 1989 तक आते आते खत्म हो गई। और 1990s के अंदर अगर आप देखेंगे तो तालिबान
जो कि जिसे अमेरिका ने हथियार पकड़ाए थे, वो तालिबान अब इस इलाके पर रूल करने लग गया। उस तालिबान के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, तालिब का मतलब होता है स्टूडेंट ऑफ इस्लाम, जो रिलीजियस स्टूडेंट होता है, रिलीजन को स्टडी करता है, तालिब वो। अब उनको सोचकर देखिए, तालिबान जो है, तालिबान के पास हथियार है, तालिबान के पास गोला बारूद है, तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया और बड़े इलाके पर कब्जा करके रूल करने लग गया और लगभग 10 साल रूल किया। अब यहां फिर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी देखो, उसी तालिबान का इस्तेमाल करके हेल्प लेकर जम्मू और कश्मीर के अंदर उसने इंसर्जेंसी स्प्रेड की 1989 से लेकर और अप्रॉक्सीमेट 2001 तक। आपको बड़ी मात्रा में विदेशी आतंकवादी कश्मीर के अंदर दिखाई देंगे। मतलब आप एक मिलिशिया खड़ा कर रहे हैं और उस मिलिशिया को पॉलिटिकल डेप्थ प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल जोश जोश में इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन उसे पैसा भी प्रोवाइड कर रहे हैं, फंड्स भी दे रहे हैं, लड़ने की टेक्निक्स भी दे रहे हैं और एक पॉलिटिकल अप्रोच प्रोवाइड कर रहे हैं। शुरू के 10 साल तो तालिबान को समझ में ही नहीं आया उसे करना क्या है। फिर अमेरिका से वॉर शुरू हुई और आज के दिन अमेरिका से वॉर में तालिबान हारा कहां? अमेरिका खुद बाहर निकल रहा है, तालिबान खत्म नहीं हुआ बल्कि मजबूत होकर बाहर निकला। और इस हद तक मजबूत होकर बाहर निकला, जो तालिबान किसी टाइम पर 1990s में पूरे तरीके से पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट था, जो तालिबान 1990 के दशक में पूरे तरीके से पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट था, आज के दिन वो तालिबान अमेरिका के साथ एक डायलॉग टेबल पे आया और दोहा के अंदर इंटरनेशनल लीडर्स के साथ मिला। यहां यह पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है कि तालिबान ने अब इंटरनेशनल लेवल पर लीडर से डिस्कशन करना शुरू किया। वो अफगानिस्तान पे दावा कर रहा है, अफगानिस्तान पे कब्जा कर रहा है, साथ में इंडिया के लीडर्स एस जयशंकर के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं। पाकिस्तान लगा रहा है, और कौन लगाएगा? मेरा तो हीरो है भाई, वो मेरे लिए तो एस जयशंकर हीरो हैं। अगर पूरी गवर्नमेंट में मोदी जी से भी ज़्यादा बड़े हीरो फॉरेन पॉलिसी में हैं तो एस जयशंकर सर हैं। तो उनके ऊपर पाकिस्तान आरोप लगा रहा है कि वो तालिबान से बातचीत कर रहे हैं। क्यों ना करें? पाकिस्तान इसीलिए तो इंडिया को डायलॉग में एंट्री करने से रोक रहा था। वो चाहता था कि इंडिया, उसको पता था कि इंडिया अगर इस डायलॉग में एंटर कर गया और तालिबान से एक बार बातचीत कर ली तो तालिबान और इंडिया की दोस्ती हो जाएगी और पाकिस्तान के लिए समस्या आ जाएगी। और पाकिस्तान को इतना पता था कि तालिबान के साथ बातचीत करने की पूरी मतलब यह है कि अफगान सिविल वॉर शुरू हो जाएगा, क्योंकि तालिबान अफगानिस्तान पे कब्जा करेगा और अफगान गवर्नमेंट जो है उसको भगाएगा। और अफगान गवर्नमेंट की आर्मी और तालिबान के लड़ाके जब आपस में लड़ना शुरू करेंगे तो अफगानिस्तान में सिविल वॉर शुरू होगा और सिविल वॉर विल अल्टीमेटली लीड टू रिफ्यूजी क्राइसिस फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए रिफ्यूजी क्राइसिस शुरू हो जाएगा। और मजे की बात, इस रिफ्यूजी क्राइसिस से बचने के लिए पाकिस्तान ने क्या किया? अपने इस पूरे बॉर्डर पे फेंसिंग शुरू कर दी, यानी दीवार बनानी शुरू कर दी। अब आप सोचकर देखिए, अफगानिस्तान के अंदर सिविल वॉर है, अफगानिस्तान में सिविल वॉर है और वॉर शुरू हो चुकी है, युद्ध शुरू हो चुका है और इस बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान दीवार बनाकर खड़ा हो गया कि अफगानिस्तान से जो रिफ्यूजी हैं वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। उधर सिविल वॉर चल रहा है। अब इधर अगर सिविल वॉर चल रहा है, रिफ्यूजी यहां नहीं आएंगे, उनके लिए आपने दीवार बना दी। असलियत में आपने क्या किया? उस डूरंड लाइन को बंद कर दिया। इधर से इधर और इधर से इधर जाने वाले पश्तून लोगों के लिए, और ये पश्तून कहो, पठान कहो, इरफान पठान, पठान थोड़ा ना है, वो तो एक अलग ही फॉर्म है, समझे? असलियत में रिफ्यूजी जो पठान हैं वो इस इलाके के हैं जो अफगानिस्तान है, अफगानी है। सॉरी, इरफान पठान अपने वाला तो पठान ही है, वो इमरान खान की बात कर रहा हूं, वो पठान थोड़ा ना है, वो पश्तून थोड़ा ना है, वो तो पंजाबी है। तो आप यहां सोचिए, यहां लड़ाई शुरू हो गई। हमारे वाला जो इरफान पठान है वो यही वाले पश्तून है, पॉसिबली। तो
अब यहां ये लोग लड़ाई शुरू कर चुके हैं और जब ये, अब ऑब्वियस सी बात है, प्रॉब्लम क्या, इन्हें बॉर्डर क्रॉस करने वाले अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए मना किया जा रहा है, बारात लाने ले जाने के लिए मना किया जा रहा है, घूमने फिरने के लिए मना किया जा रहा है, और पश्तून कहते हैं तू मेरे को मेरे भाई से मिलने से मना कर रहा है। और इस बाड़ का या इस दीवार का सीधा सीधा मतलब यह है कि पश्तूनों का पाकिस्तानी पश्तून पख्तूनिस्तान के ऊपर से दावा ख़त्म कर देना, वो ख़त्म होने नहीं देना चाहते। और यही कारण है तालिबानी लड़ाके एक तरफ तो अफगानी गवर्नमेंट पे हमला कर रहे हैं और दूसरी तरफ अब वो पाक आर्मी के ऊपर भी हमला कर रहे हैं। कल पाक आर्मी के ऊपर हमला हुआ है और 5 जवान शहीद हो गए, 5 आर्मी मैन। और असली बात यह है कि वो जो आर्मी की जो पोस्ट थी, बॉर्डर पोस्ट, उसी को उड़ा दिया। बॉर्डर पोस्ट जो थी उसी को उड़ा दिया, और जो बॉर्डर पोस्ट उड़ाई गई उसमें 5 पाकिस्तानी सिपाही मारे गए। अंदाजा आप लगा सकते हैं इसका सीधा सीधा मतलब क्या है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है दोस्तों कि पाकिस्तान की इस समय पर समस्याएं बढ़ गई हैं और जिन्हें पाला पोसा बड़ा किया अब वो ही उन्हें डस रहे हैं। बिग फेलियर टू पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। तो दोस्तों, अगर आपको इसके अंदर अपने भी कोई ओपिनियन रखने हो तो आप रख सकते हैं। फिलहाल आपके लिए इतना ही। धन्यवाद।